ठीक है, इसको ऐसे डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने तो जानबूझ के इसको गंदा किया आपको बताने के लिए, आप मत करना, मम्मी बहुत मारेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको झटक दूंगा तो इसकी सारी धूल साफ हो जाएगी, है ना। तो मैंने इसको जब झटका, ये वाला फ्यूल टैंक है वो टंकी के आगे सिचुएटेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब उसको एकदम से एक्सेलरेट किया तो टंकी अलग बॉडी और फ्यूल अलग बॉडी है ना। तो जब मैंने एकदम से एक्सेलरेट किया, टंकी तो चली गई आगे, मगर फ्यूल पूरी बॉडी है तो उसने रेजिस्ट किया मोशन को, है ना। तो वो पीछे आ गया। समझ में आया क्या हो रहा है। मेजरर जो भी है हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट, वो तो आगे था, आगे फ्यूल है नहीं इतना, तो वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा और हमें आगे क्या रीडिंग मिलेगी, नीचे वाली, ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर थर्ड चालू करना है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को चालू किया था, इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था कि ये चैप्टर क्या होता है, या फिर इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है ना, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और सेकंड लेक्चर में हमने इसका ये जो लॉज ऑफ मोशन है उसका पहला लॉ पढ़ा था, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन क्यों, क्योंकि न्यूटन ने दिए थे ना, आइजैक न्यूटन सर ने ये लॉज ऑफ मोशन दिए थे, ठीक है। तो वो लॉ हमने पढ़ा था और सारी चीजें हमने उस लॉ के बारे में देख ली थी। अब इस लेक्चर में हमें क्या करना है, चलो फर्स्ट लॉ तो हो गया, हमारे पास में 3 लॉ है हमारे पास में, है ना। तो तीनों लॉ को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ तो हो गया है, अब आज हमें पढ़ना है सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम, और सेकंड लॉ से रिलेटेड हम कुछ चीजें देखेंगे। और फर्स्ट लॉ को हमने एग्जांपल्स पे छोड़ दिया था, या फिर पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स नहीं देखे थे, या फिर ये रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट होता है, या फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो नहीं देखा था, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में वो देखेंगे, फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स और सेकंड लॉ ऑफ मोशन चालू करेंगे, ठीक है। सो आज का क्या गोल है, सबसे पहले एग्जांपल्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ वगैरह सारी चीजें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, ठीक है। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ पे आई कार्ड पे जाके आप देख सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है उस प्लेलिस्ट का, ठीक है। चलो, फोर्सेस इन लॉज ऑफ मोशन। अब इस फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स क्या क्या थे, सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ आपको बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास में, है ना। फर्स्ट लॉ क्या था, क्या कह रहा था हमें कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। अब इसका एक लिमिटेशन था रियल लाइफ से रिलेटेड, या फिर ये आइडियल सिचुएशन थी हमारे पास में कि वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता है कोई, ठीक है। तो ये सारी आइडियल कंडीशन थी, मगर रियल लाइफ में क्या हो रहा था कि वो थोड़ी देर बाद में स्टॉप हो जा रही थी, मगर लॉ फिर भी वैलिड था। क्यों, क्योंकि हमें वो फोर्स एक्सटर्नल दिख नहीं रहा था, इसलिए हम बोल रहे थे कि वो लॉ वैलिड नहीं है ना। मगर लॉ तो अप्लाई हो रहा है, या फिर लॉ वैलिड है अभी भी, मगर क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा था उसके ऊपर, है ना। तो लॉ तो वैलिड था हमारे पास में, और फर्स्ट लॉ हमारे पास में प्रूव हो गया था। अब इसके एग्जांपल्स या फिर रियल लाइफ में हम इसको कैसे कैसे देख सकते हो, पहले लॉ को हमने कैसे देखा था, या फिर क्या बेसिस था हमारे पास में उसका, इनर्शिया, है ना। अगर किसी के बॉडी के पास में इनर्शिया है तो उस चीज से मैं डिफाइन करता हूं कि अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और चल रही है तो चलती ही रहेगी। इनर्शिया डिफाइन करता है, और इनर्शिया को कौन डिफाइन करता है, मास। जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया, और जिसका जितना ज्यादा इनर्शिया उसका उतना ज्यादा मास, है ना। आपस में रिलेटेड है ये चीजें। तो ये चीज तो तुम्हें को समझ में आई। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो। सबसे पहला, बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स है, वही मैं बात बता रहा हूँ आपको। एक लास्ट एग्जांपल जो बताऊंगा वो रियल लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया था, वो बताता हूँ, ठीक है। सो पहला एग्जांपल देखो जो बुक्स में गिवन है, कि अगर आप किसी बस में बैठे हो, या फिर कार में, या फिर किसी भी चीज में बैठे हुए हो, तो अगर कार चल रही है, सॉरी पहले तो कार एकदम रेस्ट पोजीशन पे, आप भी रेस्ट पोजीशन पे हो कार में, या फिर बस में, किसी भी व्हीकल में बैठे हुए बेसिकली, या फिर बाइक पे भी मान लो, है ना। तो यहाँ पे बैठे हुए हो आप, तो अगर एकदम से गाड़ी स्टार्ट होती है ना, एकदम से गाड़ी स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ आ जाते हो, ठीक है। आप पीछे की तरफ आ जाते हो, मगर इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, आप पीछे की तरफ नहीं आए, आप उसी पोजीशन पे रहे, कार आगे चली गई। वो नहीं होता धमाल पिक्चर में, धमाल मूवी अगर आपने देखी होगी तो वो क्या नाम है उनका, हम्म, जावेद जाफरी शायद, यही नाम है उनका। वो तकीशी कासल में कमेंट्री करते थे, वो हीरो, वो मतलब एक हीरो थे उस मूवी में। तो वो ऐसे बोलते ना, ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मैं हमेशा क्यों आगे आ जाता हूँ मुझे नहीं पता, है ना। तो वैसे ही अब इसमें क्या हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं, मगर एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम वहीं पे ही है। जैसे जावेद जाफरी, वो उसमें क्या नाम था उसका, मानव नाम था, है ना।
एक वो आदि था और एक मानव था, आदि मानव से मेरे को याद आ गया, तो उसका मानव नाम था, है ना। तो मानव क्या कर रहा था, वो उसी पोजीशन पे था, मगर क्या पीछे वाले मतलब उसके साथ वाले जो थे वो पीछे चले गए थे, है ना। तो ऐसा लगा था कि वो आगे आ गया, मगर इधर क्या हो रहा है कि वो बाइक आगे जा रही है और हम उसी पोजीशन पे। तो ऐसा लग रहा है कि हम पीछे चले गए, बाइक आगे चली गई, है ना। तो हम तो उसी पोजीशन पे, तो हमने क्या किया, देखो एक बॉडी अलग थी हमारे पास में, बाइक, और एक बॉडी थे हम खुद, है ना। तो हमारी दो बॉडीज थी, तो दोनों बॉडी ने मोशन को रेजिस्ट किया। अब उसमें बाइक में तो बहुत ज्यादा पावर थी, तो चलो वो खुद ही खींची जा रही थी, तो वो खुद ही खींची चली गई, है ना। मगर अब हम में क्या था, हम तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे, हम तो उसी पोजीशन पे स्टिक्ड है ना। तो हमारी बॉडी ने रेजिस्ट किया, हमारी बॉडीज में भी बहुत सारी बॉडीज छुपी हुई है, मगर सारी बॉडीज एक साथ में जुड़ी हुई है ना, सारी बॉडीज एक साथ में काम कर रही है। तो उन बॉडीज ने क्या किया, या फिर हमने क्या किया, हमने हमारे मोशन को रेजिस्ट किया, हमारी पोजीशन को, हमारी स्टेट को रेजिस्ट किया। हम रेस्ट में थे ना, तो हमारी स्टेट को रेजिस्ट किया हमने, ठीक है। तो हम उसी पोजीशन पे स्टिक रहे, ठीक है। अब बहुत सारे टिकटॉकर्स ऐसी वीडियोस भी डालते हैं ना, तो पीछे आ जाते हैं ना, वो गिर जाते हैं। तो एग्जाम्पल समझ में आया ना कि अगर मैं एकदम से स्टार्ट करता हूं तो मैं उसी पोजीशन पे रहता हूं, तो मेरे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। अब ऐसा आप अगर कोई व्हीली कर रहा है, फिर कोई किसी को व्हीली करना है ना, तो वो भी ऐसे ही करता है, वो एकदम से एक्सेलरेट करता है ताकि आगे वाला जो व्हील होता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे वाले व्हील पे लगता है, फिर पीछे वाला व्हील से इंजन जुड़ा होता है, तो पीछे वाला व्हील मूव करता है, उसके साथ साथ में आगे वाला व्हील मूव करने लगता है ना। तो पीछे वाला व्हील अगर मूव कर रहा है, आगे वाला व्हील को पीछे वाला व्हील मूव करवा रहा है ना, तो आगे वाला व्हील अगर जोर से घूम जाएगा जल्दी से, तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, या फिर उसको अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी ना, वो तो रेजिस्ट करेगा, है ना। तो वो तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, है ना। तो वो रेस्ट पे रहता है और वो आगे आ जाता है, तो ऐसे खड़ी हो जाती है बाइक, है ना। अब वो ड्राइवर पे डिपेंड करता है, या फिर जो भी चला रहा है बाइक उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करता है व्हीली, है ना। कोई कोई तो गिर भी जाता है। सो समझ में आया एग्जांपल। अब ये तो हो गया रेस्ट का केस कि रेस्ट से मोशन में गए हम, है ना। अब क्या होता है, मोशन से भी रेस्ट में आते तो भी ऐसा ही होता है। अब जैसे मैं मोशन कर रहा हूँ बहुत हाई स्पीड में, या फिर कोई सी स्पीड में मैं मोशन कर रहा हूँ, एकदम से मैंने अगर रोक दिया, ठीक है, खुद को या फिर बाइक को, तो क्या होता है, बाइक तो रुक जाती है मगर मैं आगे चला जाता हूँ, है ना। मैं आगे चला जाता हूँ, तो इसमें भी हमारे पास में स्टेट ऑफ मोशन रेजिस्ट हो रही है ना। देखो मैं मोशन कर रहा था, बाइक भी मोशन कर रही थी, मेरी बॉडी अलग, बाइक की बॉडी अलग, है ना। कार बस जो भी ले लो, तो मेरी बॉडी अलग, मेरी बाइक की बॉडी अलग, तो बाइक रुक गई, मेरी स्टेट ऑफ मोशन तो चेंज हो नहीं सकती, मैं तो रेजिस्ट करूंगा ना। तो मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं तो मोशन ही करता रहूंगा, तो वो मोशन करते करते आगे घुस जाता है कहीं पे, है ना। तो समझ में आई चीज कि क्या होता है एक्चुअल में। अब ये तो हो गया एक और एग्जांपल कि हमारे पास में अगर मैं बाइक पे बैठता हूँ या फिर किसी व्हीकल पे बैठता हूँ, तो ऐसा होता है, ठीक है। अब एक्सीडेंट्स में सीट बेल्ट या फिर सेफ्टी पर्पसेस के लिए सीट बेल्ट क्यों रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर एकदम से झटका लगता है, फिर एकदम से मोशन चेंज होता है ना, आप एकदम से मोशन करते ही रेस्ट पे आ जाते हो, तो सीट बेल्ट क्या करता है, अगर एकदम से चेंज होता है, खिंचाता है ना वो सीट बेल्ट, तो वो रुक जाता है ना। अब अगर आप ट्राई करना कभी कि अगर ऐसे सिंपली सिंपली सीट बेल्ट को खींचोगे ना, तो एकदम से बाहर आ जाएगा, एकदम जोर से खींचोगे तो बाहर नहीं आता है ना। तो अगर एकदम से रेजिस्ट होगा मोशन, तो वो सीट बेल्ट क्या करेगा, रुक जाएगा वहीं पे, और आप आगे जाने से रुक जाओगे, आपका मुंह वो आगे कहीं पे टकराएगा नहीं, है ना। इसलिए सीट बेल्ट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट पहनने चाहिए, ठीक है। तो ये था एक और एग्जाम्पल। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो भी बुक्स में गिवन होता है, ठीक है। चलो, अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास में यहाँ पे कपड़ा है, ये सफाई करने वालों के लिए, अभी दिवाली भी आ रही, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर बहुत अच्छा है ये एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में कपड़ा है, मान लो कपड़े पे धूल लगी हुई है, या फिर कुछ कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं। अब पार्टिकल्स अलग अलग बॉडी है और एक कपड़ा कुछ अलग बॉडी है। मैं क्या करता हूँ, इसको साफ करने के लिए उन धूल से या फिर उन पार्टिकल्स से इसको झटक देता हूँ, है ना। झटक देता हूँ तो क्या होता है, देखो देखो, मेरे पास में यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब मैंने क्या किया, इस कपड़े के ऊपर इसको ऐसे डाल दिया, ठीक है, इसको ऐसे डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने तो जानबूझ के इसको गंदा किया आपको बताने के लिए, आप मत करना, मम्मी बहुत मारेगी, है ना। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको झटक दूंगा तो इसकी सारी धूल साफ हो जाएगी, है ना। तो मैंने इसको जब झटका, तो इसकी सारी धूल साफ हो गई, है ना, दिखा आपको, सारी धूल साफ हो गई। बहुत सारा कचरा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। सारी धूल साफ हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो, इसमें भी वही लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही वैलिड है।
पार्टिकल्स अलग-अलग थे हमारे पास में, उस वो जो धूल थी या फिर जो भी मैंने इसके ऊपर इस कपड़े के ऊपर लगाया था, वो सारे अलग-अलग पार्टिकल्स थे और एक कपड़ा अपने आप में एक पूरा पार्टिकल था या फिर एक पूरी बॉडी थी, क्योंकि सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए इस कपड़े के, है ना? तो इसमें कुछ पार्टिकल्स थे और वो पार्टिकल्स अलग-अलग थे। तो जब मैंने इसको झटका, तो इसकी पोज़ीशन एकदम से चेंज हुई और वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाए। कौन? वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स, है ना? वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स इस चीज़ को जज नहीं कर पाए, तो उसमें क्या हुआ? वो स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट नहीं कर पाए और वो ऐसे एकदम से मतलब वो पीछे आया, तो वो तो आगे ही जाना चाहेंगे, है ना? जैसे कपड़ा एकदम से झटका मैंने, तो वो पीछे आया होगा, है ना? अगर मान लो पीछे आया, तो वो आगे चले जाएँगे, है ना? क्योंकि वो तो आगे ही जा रहे थे, है ना? आपने कपड़े को पीछे खींच लिया, आपकी सहूलियत के हिसाब से, तो वो आगे चले गए, क्योंकि वो स्टिक नहीं थे उस कपड़े से, है ना? वो तो ऐसे ही लगे हुए थे। तो जितना अच्छा बॉन्ड, उतना अच्छा न्यूटन्स लॉ का फेलियर, ठीक है? जितना अच्छा बॉन्ड उतना अच्छा न्यूटन्स लॉ का फेलियर, क्योंकि अगर जितना अच्छा बॉन्ड होगा तो उसी पे स्टिक्ड रहेंगे और वो स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करने में इतना आसानी से नहीं कर पाएँगे, है ना? तो समझ में आया ये दूसरा कॉन्सेप्ट या फिर दूसरा एग्ज़ाम्पल। थर्ड एग्ज़ाम्पल देखो, वो बहुत अच्छा है ना? वो बहुत अच्छा है। थर्ड एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा है कि मैं एक दिन बाइक पे जा रहा था, तो जब मैंने एकदम से एक्सेलरेट किया तो मैंने फ्यूल टैंक को देखा या फिर फ्यूल टैंक का जो मेजरर होता है ना, उसको देखा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो जब मैंने एकदम से उसको एक्सेलरेट किया, जब मैंने उसको एकदम से एक्सेलरेट किया, तो क्या हुआ, ये जो फ्यूल टैंक का जो वो था ना मेजरर या फिर वो काँटा, वो पीछे आ गया, है ना? वो पीछे आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने उसको एकदम से एक्सेलरेट किया, तो वो पीछे क्यों आया? देखो, इसके पीछे भी ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। टंकी होती है ना हमारे पास में फ्यूल टैंक, उसमें क्या होता है, वो फ्यूल होता है पूरा-पूरा और अंदर एक मेजरर रखा होता है ना, प्लास्टिक का, जो जितना ज़्यादा वो फ्यूल होता है प्लास्टिक का, तो वो फ्लोट हो जाता है ऊपर आके, हमें उधर आगे कहीं पे मेजरमेंट दे देता है। आगे वाले कॉन्सेप्ट्स अलग है, आगे वाले प्रिंसिपल्स अलग है, वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, मगर अभी के लिए क्या आप मान लो कि फ्यूल भरा हुआ है, जितना ज़्यादा फ्यूल वो उतना ऊपर आएगा, तो वो फ्यूल भर जाएगा, है ना? अब वो क्या होता है, टंकी के आगे सिचुएटेड होता है ना? वो जो फ्यूल टैंक होता है, मान लो ये वाला फ्यूल टैंक है, मेरा ये वाला फ्यूल टैंक है, इधर बता देता हूँ, ये वाला फ्यूल टैंक है, वो टंकी के आगे सिचुएटेड है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, जब उसको एकदम से एक्सेलरेट किया, तो टंकी कुछ बॉडी है और अंदर फ्यूल कुछ, आपस में फ्लूइड, वो पूरी बॉडी है ना? तो टंकी अलग बॉडी है और फ्यूल अलग बॉडी है ना? तो जब मैंने एकदम से एक्सेलरेट किया, टंकी तो चली गई आगे, मगर फ्यूल पूरी बॉडी है, तो उसने रेजिस्ट किया मोशन को, है ना? तो वो पीछे आ गया। समझ में आया क्या हो रहा है? तो वो पीछे आ गया, तो आगे मेजरर जो भी है हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट, वो तो आगे था, आगे फ्यूल है नहीं इतना, तो वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा और हमें आगे क्या रीडिंग मिलेगी, नीचे वाली, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास में ऐसा कुछ फ्लो होता है या फिर ऐसा कुछ गड़बड़ी हो जाती है अंदर, ठीक है? अब आज के बाइक्स में तो या फिर आज के फ्यूल टैंक में तो बहुत अलग-अलग मेजरमेंट के तरीके होते हैं, मगर ये बहुत पुराना था, तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी, तो मैंने बता दिया ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, ठीक है? सो ये था हमारे पास में थर्ड एग्जांपल। तो ये इनर्शिया के कॉन्सेप्ट्स हमें एकदम क्लियर हो गए कि ये क्या होता है एक्चुअल में और हमें कैसे-कैसे बहुत सारे अलग-अलग तरीके के वेरिएशन देता है, ठीक है? समझ में आया ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे या फिर इस न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? फोर्स के ऊपर बेस्ड है। अब सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से या फिर फर्स्ट लॉ या फिर इससे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था ना मोमेंटम के बारे में, वो बताता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? मेरे पास में एक बॉडी थी जिसका मास था m, ठीक है? वो अगर किसी वेलोसिटी से चल रही है, वो तो अपने साथ में एक खुद का मोमेंटम लेके चलती है, जिसको मैं वर्चुअल मास बोलता हूँ अपने तरीके से, ठीक है? सो ये अपने साथ में कुछ मोमेंटम कैरी करती है ना? जिसका जितना ज़्यादा मास कांस्टेंट वेलोसिटी पे, उतना उसका ज़्यादा मोमेंटम, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, ठीक है? अगर मास कांस्टेंट है तो जिसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उसका उतना ज़्यादा मोमेंटम, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों सारी चीज़ें। अब मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास में एक बॉडी है, ठीक है? फोर्स क्या करता है? फोर्स उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है ना। अब मैं यहाँ पे बॉडी चल रही है, उसको और अलग वेलोसिटी से पुश कराना हुआ, तो वो उसको और धक्का दूंगा या फिर और फोर्स दूंगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या फिर अगर मेरे को उसको रेस्ट पे लाना हुआ तो मैं उसको फोर्स दूंगा तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है?
ये सारा काम होता है फोर्स का, ठीक है। अगर रेस्ट पे तो और फोर्स दिया तो वो चलने लग गई, ठीक है। तो ये सारा काम होता है फोर्स का, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना बेसिकली, है ना। तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। अब मान लो मेरे पास में 3 कंडीशन है। एक है वेलोसिटी बॉडी की 0, मास m है। एक है वेलोसिटी मान लो v, ठीक है। और एक है वेलोसिटी मान लो फिर v। इस कंडीशन में मेरे को क्या करना है, इसको मोशन करवाना है, ठीक है। वेलोसिटी 0 अभी रेस्ट पे, तो इसको मोशन कराना है। इस कंडीशन में मेरे को क्या करना है, इसको और अलग वेलोसिटी से, मतलब मान लो यूवी डब्ल्यू वेलोसिटी से मान लो मोशन कराना है, जो कि v से बड़ी है, ठीक है। ये एक और कंडीशन है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है। और इसमें क्या करना है, मेरे को इसकी वेलोसिटी करनी है 0, ठीक है। तो मेरे को इसको रेस्ट पे लाना है, ठीक है। 3 कंडीशन है मेरे पास में, है ना। अब ये कंडीशन क्या है, देखो, ये जब रेस्ट पे थी तब इसका कुछ मोमेंटम था, है ना। 0 था, भले ही m इंटू वी 0 हो गया, मगर था तो सही मोमेंटम। मोमेंटम की वैल्यू भले ही 0 मगर मोमेंटम तो था ना। तो इधर मोमेंटम 0 था, ठीक है। इसको मेरे को मोशन करवाना है। इधर क्या हुआ, इसका कुछ मोमेंटम, ये कुछ मोमेंटम लेके चल रही है ना, m इंटू वी। इसको अलग वेलोसिटी देनी है, तो इसको अलग मोमेंटम देना पड़ेगा, है ना। इसको अलग मोमेंटम देना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर देखो, इसको रेस्ट पे लाना है, तो पहले इसका कुछ मोमेंटम है m इंटू वी। अब इसको रेस्ट पे लाना है तो 0 मोमेंटम करना पड़ेगा, है ना। तो इधर मोमेंटम मेरे को बढ़ाना पड़ा, इधर भी मोमेंटम मेरे को बढ़ाना पड़ा, इधर मोमेंटम मेरे को घटाना पड़ा। तो मोमेंटम चेंज कर रहा हूं तो फोर्स लग रहा है, मतलब कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। फोर्स लगा रहा हूं तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब चलो ये चीज मैंने मान ली। अब ये भी मेरे को समझ में आ गया, ये भी मेरे को समझ में आ गया, और ये भी मेरे को समझ में आ गया कि मतलब अगर मैं किसी चीज को फोर्स दे रहा हूं या फिर किसी चीज को फोर्स दूंगा तो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। भले ही वो कम हो जाए, भले ही वो ज्यादा हो जाए, भले ही वो 0 हो जाए, उससे मेरे को अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम मतलब फोर्स दिया तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो फोर्स मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज उतना ज्यादा फोर्स में चेंज, या फिर उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, है ना। तो जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है। या फिर जितना ज्यादा मैं फोर्स दूंगा उतना ज्यादा उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, अगर मैं इसको जोर से फोर्स दे दूं तो इसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसका मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंगली और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अब कम करने के केस में भी यही है, ज्यादा करने के केस में भी यही है, तो बात तो वही है ना। तो अगर मैं वेलोसिटी ज्यादा दूंगा या फिर फोर्स ज्यादा दूंगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो चेंज इन मोमेंटम पहले 0 है और बाद में कुछ और हो गया, इधर कुछ है, बाद में कुछ और ज्यादा हो गया, फिर कुछ कम हो गया, इधर ज्यादा है पहले, बाद में 0 हो गया, है ना। तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है फोर्स की वजह से, है ना। तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज। अब चेंज मतलब पहले मान लो P1 था, बाद में मान लो P2 हो गया, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स में चेंज मतलब जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड और उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज, ठीक है। तो P1 माइनस P2 फिर P2 माइनस P1 मान लो, बाद का पहले फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर लो, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज, और जितना कम फोर्स उतना कम मोमेंटम में चेंज, ये भी केस है ना। तो फोर्स क्या है, इस चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। फोर्स क्या है, इस चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। समझ में आया मेरे को ये। अब खाली क्या मोमेंटम मतलब फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम की प्रोपोर्शनल है, और कुछ नहीं है क्या मच्छर जी, और किसी के प्रोपोर्शनल नहीं है क्या, देखते हैं। अब ये तो मैंने मोमेंटम को कंसीडर किया कि जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा फोर्स अप्लाइड, या फिर जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम। अब मान लो मेरे पास में यहाँ पे टाइम दे रखा है t, यहाँ पे p मोमेंटम है और यहाँ पे 0 मोमेंटम हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी वही केस है, p मोमेंटम 0 मोमेंटम, टाइम हो गया t/2, थोड़ा सा कम टाइम। देखो मान लो यहाँ पे ट्रक चल रही है, यहाँ पे भी ट्रक चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ट्रक चल रही है, यहाँ पे ट्रक चल रही है।
हल्क भैया आए, या फिर आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी 2012 वाली शायद, तो उसमें क्या होता है, वो चेंज हो जाता है और वो सामने वो जो भी मॉन्स्टर आ रहा होता है वो उसको ऐसे मुक्के से रोक लेता है ना, तो पंच से रोक लेता है जो भी है। तो हल्क भैया आए, उन्होंने उस मॉन्स्टर को रोका। अब क्या हुआ, एक तो आ रहा था लोकी, लोकी आप जानते हो है ना, लोकी आ रहा था, लोकी को रोकना है, और एक वो मॉन्स्टर आ रहा है उसको रोकना है, ठीक है, एक वो मॉन्स्टर आ रहा है उसको रोकना है। चलो ठीक है, वो भी छोड़ दो, लोकी भैया को भी छोड़ दो, वो थोड़े अच्छे नहीं है ना, तो मॉन्स्टर ही आ रहा है, ठीक है, मॉन्स्टर ही आ रहा है। तो मान लो एक बार को हल्क भैया को टाइम लगा टी, मतलब 10 सेकंड का टाइम लगा उस मॉन्स्टर को रोकने में, उस पंच से, ठीक है, उस पंच से रोकने में 10 सेकंड टाइम लगा उस मॉन्स्टर को। अब यहाँ पे 10 सेकंड टाइम लगा, दूसरी बार जब उस मॉन्स्टर को रोका तब उनको 5 सेकंड टाइम लगा, ठीक है, तब उनको 5 सेकंड टाइम लगा, तो मॉन्स्टर तो वही है, तो मोमेंटम भी उसके पास में इतना ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ उस मॉन्स्टर को रोकने में, तो मैं थोड़ा बहुत कम फोर्स लगा रहा हूँ ना, और अगर मैं उसको थोड़ी देर में, मतलब एकदम से पंच मारते ही रोक दूं, तो मैंने ज्यादा फोर्स लगाया। हाँ जी, तो जितना ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर हल्क भैया ने अगर कम टाइम में रोक लिया तो उन्होंने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया ना, ये तो कॉमन सेंस ही बात है। अगर मैं किसी को कम टाइम में रोक ले जाऊं तो मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ना। तो देखो बॉयज, मतलब दोस्तों के इन्फ्लुएंस से भी देख लो, अगर किसी को कम टाइम लग रहा है उस दोस्त को इन्फ्लुएंस करने में, तो वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ना, अगर वो जो थोड़ा दोस्त ज्यादा डम नहीं है तो, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो मेरे को कम टाइम लगेगा, है ना, तो जितना ज्यादा फोर्स उतना कम टाइम, जितना कम फोर्स उतना ज्यादा टाइम, ठीक है। तो टाइम के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स, ठीक है, तो एक तो चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल आया और एक टाइम के प्रोपोर्शनल आया, मगर इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, ठीक है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं सामूहिक रूप से, तो क्या होगा, एफ इज proportional to change in momentum upon total time taken, जितना भी टाइम लग रहा है उसको, ठीक है। अब ये तो आ गया मेरे पास में एक एक्सप्रेशन, मगर इसमें प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है ना, प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है। अब मेरे को तो क्वेश्चन करने हैं ना इसके बेसिस पे, तो क्वेश्चन तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के बेसिस पे कर नहीं सकता, है ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, मुझे तो लगाना पड़ेगा इक्वल टू साइन, है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा मैं तो एक कांस्टेंट आएगा, ये तो कॉमन सेंस ही बात है, या फिर एक पता भी होगा आपको, है ना। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, मतलब कि किसी कांस्टेंट के प्रोपोर्शन है ना, कि कोई कांस्टेंट है वो वहां पे जुड़ा हुआ है जिसके मल्टीपल में ये सारी चीजें चल रही है। समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इस कांस्टेंट को छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि कांस्टेंट है हमारे पास में, उसकी वैल्यू वापस आगे जाके 1 नहीं होने वाली, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। सो अभी के लिए समझ लो कि मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जो इसके मल्टीपल में होगा, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया कि एक मेरे पास में एक क्वांटिटी थी x, ठीक है, एक क्वांटिटी थी x जो थी प्रोपोर्शनल 1 के, जो थी प्रोपोर्शनल किसी y क्वांटिटी के, ठीक है, किसी y क्वांटिटी के। अब हुआ क्या कि जब मैंने y की वैल्यू 1 लिखी, ठीक है, y की वैल्यू 1 लिखी, तो x की वैल्यू आई 2, ठीक है, x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू जब मैंने 2 लिखी तो x की वैल्यू आई 4। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है y की, क्यों, क्योंकि y जब इंक्रीज हो रहा है तो x भी इंक्रीज हो रहा है, मगर एक कुछ कांस्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, x इज इक्वल टू के वाई होगा। तो देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 लिखता हूं तो अगर ये 2 हुआ तभी तो x2 आया ना, तो एक कांस्टेंट हमारे पास में मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, जनरली। तो यहां पे क्या हुआ कि कांस्टेंट तो आया, कांस्टेंट तो आया, मगर इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो गई। अब उधर क्या हो रहा था, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 2, इधर क्या हो रहा है, y की वैल्यू 1, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, तो फोर्स की वैल्यू भी 1 ही आ रही है ना, तो इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, 1, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो सारे रामायण लिख देते हैं अपन।
ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन, के की वैल्यू 1, तो एफ इज इक्वल टू क्या आया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ये थोड़ा इंग्लिश वाली भाषा में आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1, क्योंकि फाइनल मोमेंटम ये है और इनिशियल मोमेंटम ये है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन टोटल टाइम टेकन, मान लो T हो गया। ठीक है, तो देखो यहां पे था, ठीक है, ये T टाइम, समझ में आया यहाँ तक। अब P1 की वैल्यू क्या होगी, मान लो इस बॉडी का मास है हमारे पास में, बॉडी का मास है हमारे पास में m, ठीक है, बॉडी तो सेम है ना, तो P1 की क्या वैल्यू होगी, m इंटू V1। ठीक है, क्योंकि P1 है तो V1 वेलोसिटी मान लो, ठीक है, 1 से नाम दिया है, और P2 क्या होगा, m V2। ठीक है, ये वैल्यूज लिख दो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इनकी वैल्यूज लिखी तो देखो F इज इक्वल टू क्या आया, P2 क्या है mv2 माइनस P1 क्या है mv1 अपॉन टोटल टाइम t। ठीक है, अब m कॉमन निकाल दो, v2 माइनस v1 अपॉन t। अब ये क्या चीज है, ये महाशय क्या है, देखो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वहां पे जो फाइनल मोमेंटम है वहां पे फाइनल वेलोसिटी है ना, और यहाँ पे क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। अब उधर तो हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, यहाँ पे भी वही है, मगर नाम चेंज कर दिया, फिर सिंबल चेंज कर दिया है। ठीक है, सो समझ में आया यहाँ तक। ये हमारे पास में v2 माइनस u1 अपॉन टी क्या होगा, m इंटू ए। सो ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास में इसका फोर्स का, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चलो ये चीजें मेरे को समझ में आ गई कि ये क्या होता है एक्चुअल में और क्या ये चीजें हमारे साथ में कैरी करता है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हो गई, फोर्स समझ में आया क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम से कैसे हमने रिलेट किया इसको। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी हमारे पास में इस लेक्चर में, पर उससे पहले हम इसकी यूनिट डिफाइन कर देते हैं। एक अलग यूनिट आई ना, तो इसकी एक यूनिट डिफाइन कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या आया, m इंटू ए। F इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास में, m इंटू ए। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो एक तो हो सकती है इसकी m की कितनी होती है, मास है तो केजी, और ए की कितनी होती है, एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी ये यूनिट हो सकती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर न्यूटन भैया ने ये सारी चीजें दी थी, या फिर न्यूटन भैया का इसमें रोल था, या फिर न्यूटन सर का बहुत इसमें रोल था, है ना। तो उनकी ऑनर के लिए या फिर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इस फोर्स की यूनिट जो थी वो ऐसा यूनिट जो थी वो दी ये न्यूटन, ऐसा यूनिट इज न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब और भी यूनिट होती है, डाइन भी होती है, जो सीजीएस सिस्टम या फिर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में लेते हैं। ये तो क्या होता है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारे पास में। ठीक है, वो हमारे पास में थोड़ा लोअर सिस्टम है, फिर थोड़ा कम क्वांटिटीज या फिर थोड़ा स्मॉल लेवल पे हो गया, सेंटीमीटर ग्राम ये सारी चीजें, है ना। अब चलो ये तो मेरे को समझ में आ गया, एक और चीज बताता हूं मैं आपको। जब मैं बोलता हूं कि ये मैंने 10 किलो का कुछ वेट लिया है, फिर 10 किलो में सब्जी लेके आया, फिर 10 किलो तो नहीं, 1 किलो में सब्जी लेके आया, या फिर 2 किलो में सब्जी लेके आया, वो मैं क्या बोलता हूँ, मास बोलते हो या फिर वेट बोलते हो। देखो चलो अभी के लिए मैं बता देता हूँ आपको, ये ऑल्दो ये सारे डिटेल में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, मगर अर्थ क्या होती है, उस किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे है या फिर कोई किसी भी मास को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, है ना, तो वो कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करती है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वो किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है ना, फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो जब वो नीचे जाता है ना, जब वो मेजर करते हैं, जब वो नीचे जाता है तो वो उस फोर्स को मेजर कर रहा है ना। तो जब मैं बोलता हूं कि मैंने 1 किलो सब्जी ली, 2 किलो सब्जी ली, वो मैं उसका एक्चुअल मास नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसका वेट बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं वेट में मेजर करता हूँ। भाई आप भी बोलते हो मेरा वेट कितना है, उसका वेट कितना है ना, तो मैं मास मेजर नहीं कर रहा हूँ,
भले ही मैं उनको केजी में बोलता हूँ, भाई न्यूटन बोलना बहुत मतलब स्टैंडर्ड या फिर बहुत हाई लेवल बातें हो जाती है ना, अब इतना तो कौन ही करेगा, ठीक है, डायरेक्ट केजी में बोलो और खत्म करो, है ना। तो इसलिए हम उसको केजी में बोल देते हैं, है ना। कि बाकी मैं मेजर फोर्स को कर रहा हूँ, मास को मेजर करने के और अलग तरीके हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना। मास को मेजर करने के अलग तरीके, फोर्स को मेजर करने के डायरेक्ट मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन होता है जी, जिसकी हम वैल्यू लेते हैं रफली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मास जितना भी है कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास में ये चीज। अब हम मास को क्यों कंसीडर करते हैं या फिर मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब मैं मतलब देखो सारी चीजें जो क्या है, सारी चीजें हमारे पास में एक ही चीज से रिलेटेड है या फिर एक ही कांस्टेंट में, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन एक मल्टीप्लाई आ रहा है और मल्टीप्लाई जो है वो हमेशा कांस्टेंट है हर जगह के लिए, 9.8 या फिर 10 अप्रोक्सीमेटली रफली सब जगह कांस्टेंट है जी, है ना। तो जी कांस्टेंट है तो एफ किसके प्रोपोर्शनल आया, एम के, है ना। तो एम जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन में अब इधर तो क्या था, एक्सेलरेशन हमेशा बदल रहा था, इधर क्या है पूरी अर्थ के लिए एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, रफली कांस्टेंट हो गया, ऑल्दो नहीं होता है पूरी जगह मगर रफली कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो जब कांस्टेंट हो गया तो क्या हुआ कि मैंने एक फैक्टर बना लिया कि मेरे पास में मास इतना है तो इतने ऊपर फैक्टर से हमारे पास में वेट हो जाएगा, ठीक है। तो सारी स्टैंडर्ड चीजें या फिर सारी चीजों को इतने स्टैंडर्ड से बढ़ा दिया होगा, है ना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये था हमारे पास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और पिछले वाले एग्जांपल्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे को बतानी थी इस लेक्चर में। अगर कोई यहाँ पे आया है तो कमेंट करके मेरे को बताना कि हमने लास्ट वाला एग्जांपल कौन सा पढ़ा था, ठीक है, ताकि मेरे को पता रहे कि कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है। सो चलो अभी तक के लिए इतना ही, चलो अब हम चलते हैं, बाय बाय।